बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद कर दिया गया और रात के 2 बजे मकामी वक्त के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वाक़या पेश आया जब वो अपने रिहाइश का या गेस्ट हाउस में मौजूद थे और उस हमले में उनका एक गार्ड भी उनके साथ शहीद हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि नमाज जनाजा कल उनकी तेहरान में अदा की जाएगी और तदफीन उनकी दोहा में होगी। ये कितना अफसोसनाक वाक़या है, इसकी तो मज़म्मत हम देख रहे हैं कि हर जानिब से आ रही है। जो आलमी बरादरी है उसकी तरफ से भी आ रही है, मुस्लिम उम्मा की तरफ से भी आ रही है। पाकिस्तान में करारदादें पेश की गई हैं और गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जा रही है। लेकिन इस हमले से और इस शहादत से फ़लस्तीन कॉज को क्या नुकसान पहुंच सकता है, पहुंचेगा या नहीं, या उसमें मज़ीद रूह जो है वो फूंक दी जाएगी, इसी पर आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शामी साहब, सर, ईरान ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। देखिए, इस्माइल हानिया जो है 62 साल की उम्र थी उनकी जी, और मेरे ख्याल 18 साल से वो तहरीक आज़ादी के साथ जुड़े हुए थे। सही। और अब इस रास्ते में उनके 3 बेटे जो हैं कुर्बान हुए और ईद के दिन वाक़या पेश आया था। और 4 पोते और एक बहन जो थी उनको गिरफ्तार किया उससे पहले। तो ये गज़ा की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसके फारगो तहसील है और अब इनकी जो शहादत है ये हमास का सियासी चेहरा थे, उसके सियासी कायद थे और कतर में मुकीम थे। अब उनका जो हमास का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो कतर में है। सही। और इस तरह से दुनिया के साथ राब्ते में मसरूफ़ रहते थे। अभी चीनी हुकाम से उनकी मुलाकात हुई है हाल ही में। चीन से भी उनका राब्ता था, दूसरे मुल्कों से भी, आलम इस्लाम से भी। और वो एक बड़े मुदब्बर के तौर पर पहचाने जाते थे। अब जो भी बातचीत चल रही है इसराइल के साथ, जो यरगमाली रहा हो जाए, जंग बंदी हो जाए, उसमें उनका बड़ा अहम किरदार था। अब आप ये बड़ी अजब बात है, इन्हें जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर थे अमेरिका के 2018 में शायद, इन्होंने यरूशलेम जो था उसको दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर लिया कि इसराइल यहाँ इसको दारुल हुकूमत बना सकता है, ये दारुल हुकूमत है इसराइल। ट्रंप ने उस वक्त फिर जो इनका जो एहतजाज था उसकी वजह से इनको अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। लेकिन भारत वो दुनिया में सफ़र करते थे, आते जाते थे, मुलाकातें करते थे, कतर में भी लोग आके उनसे मिलते थे और वो मामलात को सुलझाने में लगे हुए थे। अभी इससे पहले भी एक बार वो ईरान आए थे और वहाँ भी उनकी जान को ख़तरा दरपेश हुआ था। अब जो ईरान के नए सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, 69 साल की उम्र है, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं। अब उनकी तकरीब हल्फ़े वफादारी थी, उसमें शिरकत के लिए ही आए हैं वहाँ। जी हाँ। वहाँ हमारे वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ साहब, उनको भी जाना था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। इसहाक डार साहब, तो फिर इसहाक डार जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उनकी सर मुलाकात भी हुई है वहाँ पे, जाहिर बाकायदा वहाँ पे वो मुलाकात के विजुअल्स भी आए। जो हमारे सदर साहब हैं और दूसरे हुक्काम हैं। अब ये इस्माइल हानिया भी उस तकरीब में शरीक हुए हैं और उसके बाद ये अपनी रिहाइश गाह पहुँचे हैं, जो जाहिर है कि उनके रेड जोन में थी। बताया जा रहा है गेस्ट हाउस था, पासदाराने इनकलाब का। अब आप देखें, और वहाँ उनको निशाना बनाया गया और एक उनके जो गार्ड हैं वो भी उनके साथ शहीद हो गए। और ये कहा जा रहा है, मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक इस्लामी जो जिहाद है उससे ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा जो थे वो भी उसी बिल्डिंग में मौजूद थे
अच्छा, लेकिन वो बच गए, उनकी जान बची। इससे पहले एक बड़ा हमला हुआ था कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी। जी हाँ, 2020 में उनको अमेरिकी ड्रोन ने निशाना बनाया था बगदाद एयरपोर्ट पे। लेकिन वो बगदाद एयरपोर्ट, और अमेरिका ने उनको दहशतगर्द करार दे रखा था और कहा था कि इन्होंने बहुत हमें नुकसान पहुंचाया है इराक के साथ जंग जो थी उस जमाने में। तो वहाँ वो एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पे उतरे और इराक के वजीर आजम से मिलने जा रहे थे कि उनके ऊपर ड्रोन हमला हुआ। बिल्कुल। और उनके साथ जो उनके मेज़बान भी और उनके ईरानी साथी भी, मेरे ख्याल 7 या 8 लोग थे जो शहीद हुए। मैंने सर वो मकाम देखा है बगदाद एयरपोर्ट पे, जब गए थे वो बताया उन्होंने कि इस जगह पे हुआ था। बहुत बड़ा एक सदमा था, क्योंकि वो जो कासिम सुलेमानी थे वो बराह रास्त यानी जो हमारे वलायत फ़क़ी हैं खामनाई, उनको जवाब देते। बिल्कुल। और बड़ी ताकतवर शख्सियत थी और उनको निशाना बनाया अमेरिका ने। ब्रूटल हमला था वो, बहुत ज़्यादा, बहुत ब्रूटल, जो उसमें वो यूज़ हुए थे ड्रोन। अब ये उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की। अब ये जो हमला है, इससे पहले कई साइंसदान जो हैं ईरान के, हाँ जी, उनको निशाना बनाया जा चुका है तेहरान में, 5 के करीब, और उनको कत्ल किया जा चुका है। ये जो इस वक्त तक इस हमले की जिम्मेदारी इसराइल ने कबूल नहीं की, अभी तक नहीं की। बिल्कुल। और अमेरिका ने भी कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मुलविस नहीं है हम। एंटनी ब्लिंकन का बयान आ गया। लेकिन जाहिर है जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जिस तरह से मिसाइल आया है और जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया है, ये तो कोई एक आम कोई गिरोह है उसकी बस की बात तो नहीं है। बिल्कुल। मगर अब इससे जो सदमा पहुंचा है, जो हमारे जो सदर हैं नए ईरान के मसूद साहब, वो एक रिफॉर्मिस्ट समझे जाते हैं, मोतदल शख्स हैं। उनका तो टारगेट ये था कि कुछ थोड़ा सा मुफाहमत के मामलात को आगे बढ़ाएंगे, और 40% इस वक्त अफरात ज़र है, महंगाई है ईरान में, उसको कुछ कम करेंगे, को मीशत को संभालेंगे। इस्लाह पसंद तस्वुर किए जाते हैं। तो उनको एक बड़ा, अब तो उनके लिए तो बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई, और उन्होंने कहा है कि हम ये पछताना पड़ेगा, जिन्होंने हमला किया है इनको पछताना पड़ेगा। दहशतगर्द काबजीन को अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है। और जो अपने आयतुल्लाह खामनाई है, उन्होंने कहा है कि ये ईरान जो है इसका बदला लेगा, फर्ज है उसमें। अब देखें, इससे ज्यादा ये तो एक रियासत पर हमला है ना। इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी बाद कश्मीरी रहनुमाओं को निशाना बना चुकी हैं। बिल्कुल। कनाडा में एक सिख रहनुमा को भी निशाना बनाया गया, और इस तरह की वारदातें एजेंसीज करती हैं, गैर जिम्मेदार एजेंसीज जो होती हैं। लेकिन अब ये जो हमला है, ये तो ईरान की सालमियत पे हमला है ना, ईरान पर हमला है। और मुझे जो ताज्जुब हुआ है कि ईरान का रेड जोन, उसके इतने ख़ास मेहमान, और वहाँ उसका दिफाई निज़ाम जो है वो कोई मौसर नहीं था, काम नहीं कर रहा था। क्या ईरान जो है, उस तेहरान उसको खुला छोड़ा हुआ कि जो आए निशाना बना के चले जाए? ये बहुत एक तशवीशनाक सवालिया निशान है। ईरान जो है, अब हमारे बाज़ फ़िरका परस्त लोगों ने तो ईरान पे तनकीद शुरू कर दी। तनकीद का तो कोई महल नहीं है, और उनका कहने जी कि ईरान ने यहाँ बुला के, पहले जो मुल्ला मंसूर अख्तर थे तालिबान के सरबरा, वो भी ईरान से वापस जा रहे थे और उनको रास्ते में ड्रोन का निशाना बना लिया गया। और जो उसामा बिन लादेन की अहलियत थी वो भी ईरान में थी, तो उनको निशाना बनाया गया। तो कि जी ये देखिए, ये तो बड़ी एक साजिश हो गई है, और ईरान पे उंगलियां उठाई। ये जो फिरका परस्त लोग हैं, इनकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। सही। यानी ईरान जो है, ईरान ऐसे तो अब खुदा न खास्ता, यानी कैसे मुमकिन हो सकता है कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को और हमास के रहनुमा को, जिसके पीछे वो पूरी ताकत से खड़ा हुआ है, और हमास ईरान को अपनी ताकत समझती है। बिल्कुल। तो बस सवाल ये है, शक नहीं किया जा सकता ईरान का दफाई निज़ाम क्या है, और क्या अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकता हो? सर वो अपने और क्या
सदर को नहीं बचा सके टेक्नोलॉजी अपग्रेड ना होने की वजह से? सदर तो एक एक्सीडेंट का निशाना हुए ना। ठीक है, लेकिन भाई कहा ही जाता नहीं, उन्होंने ये बात नहीं मानी। हेलीकॉप्टर में थे, मौसम खराब था, ठीक है, या हेलीकॉप्टर खराब था, पुराना था, जो भी था, ये नहीं कहा गया कि किसी ने हमला करके गिराया उसको। ईरान ने ये बात नहीं मानी। लेकिन सवाल यह है कि दारुल हुकूमत के अंदर एक इस तरह का खास मेहमान और उसको कत्ल कर दिया जाए, निशाना बना दिया जाए, और अभी तक उसकी कोई तौजी पेश नहीं की जा सकी, तो दिफाई निजाम क्या कर रहा है? देखिए, हर मुल्क जो है वो अपनी सरहदों की हिफाजत करता है। पाकिस्तान की सरहद के जब भी कोई करीब आता है, फौरन आप उसका नोटिस लेते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसमें झपटते हैं, उसको सजा देते हैं। और कितने आप देख लीजिए, कभी वो अभिनंदन जो आया था, हाँ जी, फिर क्या हुआ उसका? पाकिस्तान तौर पर जो है वो तो आया। ईरान को इस बात पे गौर करना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए। उसका दिफाई निजाम क्या तेहरान जो है वो उसने बिल्कुल छोड़ दिया है खुला? मिसाइल आया, जाहिर है वो एयर स्पेस जो आए, हाँ, एयर कोई तहफ्फुज़ नहीं है। और क्या कोई ऐसी जगह नहीं है तेहरान में जहां मेहमान ठहराए जाएं और उसको बिल्कुल फुली गार्डेड हो? तो ये जो तशवीश पैदा हुई है, तो ईरान का दौरा करने वाले जो हैं गैर मुल्की सरबरा, उनको तो 100 बार सोचना पड़ेगा कि जो चाहे निशाना बना दे। तो ये इस बारे में हुकूमत ईरान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो कमजोरी है दफाई, इसको वाजे करे, इसके असबाब बताए। इसका सर एक और भी एक पहलू है ये कि इंटेलिजेंस जो है उनकी, इसका मतलब है वो मौजूद है। जैसे मारा उन्होंने एटमी साइंसदानों को, तो किसी को फायरिंग करके मारा, किसी को बम फिट कर दिया, इसका मतलब है कि एजेंट्स उनके यहाँ पर मौजूद है। इस तरह की वारदात तो हो, जितने आप घात लगा के किसी को मार दिया, आपने कोई किराए का कातिल हासिल कर लिया, उसने किसी को निशाना बना लिया, ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की वारदात। गाइडेड मिसाइल इसमें और ये जो वारदात है बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की वारदात। एक गाइडेड मिसाइल आए और एक इमारत में आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशाना बना दे और एक आदमी उसके साथ मारा जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। प्रिसाइज अटैक इसको कहते हैं। प्रिसाइज अटैक है। तो फिर दिफाई निजाम उनका क्या कर रहा है? कुछ तेहरान जो है, तेहरान एक सहरा की तरह है, खुला मैदान है, जो आए यहां बम बरसा के। आयरन डोम सिस्टम सर इसराइल का, वो देखें, वो रॉकेट फायर होते हैं, वो उड़ा देते हैं। इसलिए ये बहुत संजीदा सवाल हो गया है। और ईरान जो है वो जो मज़ाहमत की तहरीकें हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ खड़ा है, दावे उसके हैं, बड़े यानी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट्स होते हैं उसके लीडरों के, एक तवानाई देते हैं सुनने वालों को। क्या बस ये सब लफ्जी बातें हैं, अमली इक़दाम नहीं है? इसका अफसर क्या जवाब देना चाहिए, क्या जवाब आ सकता है? क्योंकि जब वो हुआ था ये तो उनका काम है ना, मेरा काम नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे, वो दे के दिखाएं, अपनी ताकत का मुजाहरा करें। उनका हमला किया गया। कासिम सुलेमानी का क्या जवाब दिया था? भाई वो तो क्लियर थी बात। वो तो उनके इराक की सरजमीन पे था, वहां हमला हुआ है उनके ऊपर। जवाब में अमेरिका ने कहा कि हमने किया क्योंकि हमें ये मतलूब था, इसने हमारे बंदे मारे हैं बहुत से। तो वो अब ये जो हुआ है ये तो ईरान की सरजमीन पे हुआ है, ईरान की सालमियत पे हमला हुआ है, ईरान की सरहदी खिलाफ वर्जी हुई है। बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि हम इसका बदला देंगे, तो दिखाएं, आप बताएं किससे बदला देंगे और कब लेंगे। और आलम इस्लाम देखिए, हमारा सारा काम ही लफ्ज़, मोटे मोटे अल्फाज बोलते हैं, हम बढ़के लगाते और नारे लगाते, और अमली मैदान जो है, अमल का मैदान, उसमें खाली हाथ है, उसमें हम बराना खड़े, कोई दिफा नहीं है हमारा, कोई छतरी नहीं है हमारे ऊपर, कोई अम्ब्रेला नहीं है, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कैसे वो इत्मीनान से आए और उनको मारते हुए चले गए? तो ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। जो ईरान के जो रहनुमा है, उनको जवाब देना होगा, उनको एतमाद में लेना होगा। अभी उनको रिपोर्ट भी जारी करनी होगी। अभी तक कोई ऐसा तफसीली बयान नहीं आया जिससे मालूम हो कि ये वारदात किस तरह हुई है। अब तो सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी है, डिटेल्स नहीं आई हैं अभी तक। इसराइल को भी जरूरत नहीं हो सकी अभी तक कबूल करने की। यानी व्हाइट हाउस इज्तनाब कर रहा है। व्हाइट हाउस नहीं इज्तनाब कर रहा, जिम्मेदारी नहीं ले रहा।
तो सवाल ये है कि फिर ये कैसे हो गया? अगर किसने मिसाइल फेंका है, मिसाइल कैसे आया है, कहां से आया, सरहदें कैसे उसने अबूर की हैं, या कोई और वारदात हुई है, या कोई अंदर से कोई वारदात हो गई, कैसे हुआ, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे? एक हाई प्रोफाइल शख्सियत के बहुत संगीन सवालात उठे हैं। ये हमास का जो जज्बा है उसको तो कमजोर नहीं कर सकेगी ये शहादत जो है, वो तो उनके लीडरों के बयान है। 39,000 शहादतें हो चुकी हैं, 39,000 जो गजा के लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, अभी हजारों अपाहज हो चुके हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, और बेगौरो कफन, एक एक कब्र में कई कई लाशें, क्या दुनिया देख रही है, और टस से मस नहीं हो रही। लेकिन सवाल यह है कि शहादत जो है, तो हम तो शेर पढ़ देंगे इकबाल के, शहादत मतलूबा मकसूद मोहम्मद, न माले गनीमत न किश्वर किश, मगर ये शेर, रियासतें शेर पढ़ने के लिए नहीं होती, रियासतें अपने दिफा को मजबूत बनाती हैं और फिर उन पर हमला करने वालों को के दांत खट्टे करती हैं। तो रियासत जो है वो हंस के नहीं दिखा सकती, वो मुशायरा पढ़ के नहीं दिखा सकती, वो दाद वसूल नहीं कर सकती लफ्जों की, लफ्जों के बम गिराकर। एक्शन करके दिखाना होगा ना, रियासत कुछ करके दिखाना होगा और बताना होगा ये कैसा हुआ है। ये फौरी तौर पर जिम्मेदारी है। हमें बड़ा एहतराम है, हमारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं ईरान की हुकूमत जो है, मगर उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे आलम इस्लाम को एतमाद में ले। अभी तो आप देखें गजा पे तो अब हमारे तैयब उर्दवान भी चीख रहे हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो देख नहीं सकता जो हो रहा है। सर, अमेरिकी डॉक्टर्स जो गए उन्होंने रिपोर्ट किया, वो कह रहे हैं कि 92,000 हो सकती है तादाद, यानी कि ये तो जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। अमेरिकी डॉक्टर कह रहे हैं, अपने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं। जी हाँ, मगर कोई टस से मस नहीं हो रहा है। तो बात यह है कि ये सारे ये जो खून नाहक है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं चुकाएगा। क्या हम इसी तरह टस्वे बहाते रहेंगे और बस अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जाएंगे? ये सवाल है जो आज हमारे सामने दरपेश है, और सबसे पहला जवाब इसका जो है वो तेहरान से आना चाहिए। सही। और हमें बताना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि रद्द-ए-अमल भी आया, पाकिस्तान ने इसका बड़ा, ठीक है, रद्द-ए-अमल तो आना था, अब जो भी कह रही है, और रद्द-ए-अमल ठीक है, नमाज जनाजा सर, करारदाद मंजूर हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में बड़ी एक अच्छी करारदाद है, और जज्बात का इज़हार हुआ है, कौमी असेंबली में जमा हो गई है, यहाँ भी करारदाद मंजूर हो जाएगी। जमात इस्लामी का धरना है, वहाँ गायबाना नमाज जनाजा भी अदा हो रही है। हमारे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनकी शहादत कबूल करे, उनके दर्जात बुलंद करे, ये सब होगा। सही। लेकिन हिसाब भी होगा। ठीक है, और हिसाब होना चाहिए। मुज़ाकरात जारी हैं। जी सर। जो अमीर मुकाम है वो उसमें शामिल है हुकूमत की तरफ से। हमारे वो अताउल्लाह तारड़ हैं, उनका 1.5 घंटे इंतजार होता रहा सर। वो कहीं और फंसे हुए होंगे असेंबली में, जाके बैठ गए थे। और हमारे जो हैं, और तीसरे कौन है? लियाकत बलोच साहब हैं सर, वो जो इनको हुकूमत के, ये है ना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं। और अमीर मुकाम ने कहा है कि चाहते तो हम भी हैं कि रिलीफ मिले, और हमारी जो जमात इस्लामी है उसके लीडर भी चाहते हैं रिलीफ मिले। इस पर तो उसूली इत्तफाक तो है, लेकिन सवाल यह है कैसे मिले, कहां से मिले, पैसा कहां से लाया जाए, कहां कटौती की जाए, कैसे की जाए, कानून से कैसे निपटा जाए, ये सारे सवालात हैं। अब कोशिश करनी चाहिए कि इसका कोई जवाब मिलेगा, कोई रास्ता निकलेगा। बहरहाल जमात इस्लामी का जो धरना है उसमें मुसलसल लोग मौजूद हैं। यानी जो हमारे पीटीआई का धरना होता था उसमें तो लोग घरों को चले जाते थे और शाम को इकट्ठे होते थे ज्यादातर। ये तारिक कादरी साहब के लोग वो बैठे रहते थे, वो भी यहाँ से लेके गए थे। अब उसकी तफसील में मैंने जाना सर, आज मैंने उनके जज्बात मजरू ना हो जाए जिस तरह वो लोग गए थे वहाँ। लेकिन बहरहाल तो वो जो पीटीआई के लोग जो थे वो चले जाते थे सुबह और शाम को आते थे, एक जलसे की सूरत इख्तियार कर लेता था। वो खान साहब खताब करते थे, और वीकेंड पे ज्यादा रश होता था, और रात को लोग अपने अपने घरों को चले जाते थे। अब यहाँ तो ये बैठे हुए हैं, अब इनका क्या इंतजाम है? 1,500 हैं, 2,000 हैं, खाना भी इनको मिल रहा होगा, यहाँ बैतुल खला भी होंगे, क्या बनाने पड़े होंगे, लोगों को नहाने की, वजू करने की भी जरूरत होगी,
सारे इंतजामात जो हैं वो भी तो जो लियाकत बाग है उसमें कैसे ये सारे इंतजामात हो रहे हैं। और बहरहाल एक मुशक्क़त तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। अच्छा सर, कल ऐलान तो किया गया था कि जी पीटीआई वाले इसमें आ जाएं साथ, लेकिन आज जब पूछा तो कोई आया नहीं है अभी तक। नहीं, पीटीआई वाले उन्होंने कह दिया है, उससे कुछ टेंशन कम हो गई है, लेकिन पीटीआई वाले क्यों आएंगे, इतनी मुशक्क़त क्यों करेंगे। अच्छा, अभी तो हाफिज नईमुर रहमान साहब भी, लियाकत बलोच साहब भी, फरीद पराचा साहब भी, अमीरुल अजीम भी, सारे वहीं बैठे हुए हैं और वही उन्हीं के साथ उन्हीं खैमों में है। उनका कोई एयर कंडीशन जो है ना वो नहीं है कंटेनर, बिल्कुल। तो और ना कोई के दरमियान जमीन पे बैठ जाते हैं, जमीन पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनकी सेहत जो है वो कायम रहे और कोई रास्ता निकल आए। कोई सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है, कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है जो आसान नहीं है। तो अभी तो अमीरुल अजीम साहब कह रहे थे अगर सीधी उंगलियों घी नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगलियों से निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये सीधी होंगी या टेढ़ी होंगी, लेकिन उंगलियों को कुछ दिमाग को भी हरकत देनी होगी। अच्छा, और दिमाग को भी इस्तेमाल करना होगा, तभी मामला चलेगा। बहरहाल एक जमात इस्लामी ने अपने कारकुनों में एक रूह तो पैदा कर दी ना, नहीं स्ट्रीट पावर दिखाई तो और दिखाई है। फिर ये तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब, जिस तरह इमरान खान साहब खिताब करते थे, उनकी बात जो है घर घर पहुंच रही है। कितना असर कर रही है नहीं वो तो उसके बाद में पता चलेगा, लेकिन आवाज तो पहुंच रही है ना, बिल्कुल, पैगाम तो पहुंच रहा है, उनका नुक्ता नजर भी पहुंच रहा है, बिल्कुल। तो इस तरीके से उनकी मुहिम तो जारी है। अब ये नतीजा क्या निकलेगा इसके लिए तो फिर इंतजार करते हैं। अच्छा सर, ब्रेक लेते हैं और क्योंकि ज़ाहिर है उनमें से एक मुतालबा जमात इस्लामी का वो यही है कि जी IPP से मुतालिक जो मुआहदे हैं उसको सामने लाया जाए, बताया जाए। तो इस पर IPP से कैसे हम मतलब यानी कि छुटकारा भाई, ये कानूनी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, इसमें हमारे सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं। सर ब्रेक के बाद इस पे जरा बात कर लें। ब्रेक के बाद नहीं कर लेंगे। अब ये बात समझनी चाहिए ना कि ये लेने के देने ना पड़ जाए। कोई लोगों को समझाना पड़ेगा, जो IPPs वाले हैं उनकी कोई मिन्नत समाजत करनी होगी। कुछ डराएंगे, कुछ धमकाएंगे, कुछ थोड़ी को हाथ लगाएंगे, तब कोई मामला आगे चलेगा। चलें एक ब्रेक लेते हैं सर, इस पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे। वेलकम बैक। शामी साहब, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर से आज मंजूर, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको गैर मौसर बनाने के लिए ये इक़दाम किया है। 2-3 दिन में पास हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा। फिर अब अली जफर साहब कहते हैं कि नहीं ये तरमीम ज़रूरी है इसके लिए। हालांकि ये जो तरमीम नहीं, जो बिल है ना वो एक ऑर्डिनरी लॉ है, उसमें तरमीम हो रही है 2017 का। अब जो भी होगा हुकूमत ने रास्ता निकाल लिया है। ठीक है। अब आप हमारे सलमान गनी साहब ने भी बड़ी धुआंधार ट्वीट किया कि भाई ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था, जवाब दो, टेंट लगाया हुआ था। बहरहाल सर IPPs के मसले पे आप बात कर रहे थे, मैंने कहा जरा उस पर डिटेल से बात करें। हमारे जावेद कुरैशी साहब ने जावेद सलीम कुरैशी साहब, जी सर, वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल जनाब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, आप इंजीनियर्स के माशाल्लाह इतने बड़े लीडर हैं और कोई पता नहीं कपास के बीज और क्या गंदम के बीज नए नए आप दरियाफ्त कर रहे हैं या तख्लीक कर रहे हैं या ईजाद कर रहे हैं और पैदावार बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये को IPPs पे भी गौर किया आपने, इनसे इनका मामला कैसे तय करेंगे? असल में ये IPPs का मामला जी जावेद साहब। हाँ जी आ रही आवाज आ रही, बोले। मैंने कहा कि IPPs का मामला अगर तो आपने मुज़ाकरात से हल करना है तो वो मुज़ाकरा तो बड़ी देर से जारी हैं और उसका किसी गवर्नमेंट के अंदर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, इसको हल करने का बड़ा आसान तरीका है। मेरा ख्याल है कि अपनी हिस्ट्री से भी सबक सीखना चाहिए और जो दुनिया में सॉल्यूशन ढूंढे हों तो व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अपने सऊदी अरब के किंग सलमान जो है, किंग सलमान बिन आए थे, सलमान जी, किंग सलमान, क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक बड़ा अच्छा फार्मूला तैयार किया था। उन्होंने आते ही कुछ 8-10 बंदों को 7 स्टार होटल के एक फ्लोर पे बुलाया था
और फिर उनसे वहाँ डायलॉग किए थे। कैद मेरा करके। ख्याल है कि इनके लिए भी एक पीसी होटल में एक फ्लोर पे बुला के, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो इनसे डायलॉग किया जाए और उनको समझाया जाए कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी और उस इन्वेस्टमेंट का कितना आप घर ले जा चुके हैं आपने। तो उसके बाद जो पहला डॉक्यूमेंट बना था उसको सामने रखा जाए, जो डॉक्यूमेंट था टेबल पे रखा जाए कि आपका ये डॉक्यूमेंट भी मैनूवर्ड था, लेकिन उसके बाद फर्दर आपने जो मैनूवरिंग की है इस 1 2 3 4 उस मैनूवरिंग भी उनके हाथ में दे दी जाए। तो मेरा ख्याल है देने के बजाय कुछ लेने पड़ेंगे, तो लेकिन बैठाना ही नहीं अच्छी जगह पे जो चाहिए। गैर मुल्की हैं उनका क्या करेंगे? जी गैर मुल्की जो हैं, हाँ, गैर मुल्की सर, ये जितने भी आपके हैं ना गैर मुल्की, इनके पार्टनर हैं ज्यादातर। ठीक है। और जब आप इनको बुलाएंगे तो वो अपने पार्टनर्स को वो मना लेंगे, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई बड़ी तो आपका बात नहीं है। आप यानी आपके पास कोई इंजीनियरिंग का नुस्खा नहीं है, आप यानी इंतजामी ये भी है, हाँ, इंतजामी मसले का हल नहीं इंजीनियरिंग है ना, कहते हैं इलेक्शन में जैसे इंजीनियरिंग होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वैसे आईपीपीज में भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। हाँ देखें, ये मैम आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग का नुस्खा नहीं तो है। आपको तो जनाब आ जाना चाहिए सियासत के अंदर। ऐसे ऐसे नुस्खे आपके पास हैं, आप कहाँ लगे हुए हैं नक्शे बनाने में और खाके उड़ाने में। ब्रेक का सर एक टाइम हो गया मेरा ख्याल है। चले जावेद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं शामी साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।